नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान, भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मौर्योत्तर काल, शुंग वंश। मौर्य शासकों के तुरंत बाद 185 ईसा पूर्व में जो वंश सत्ता में आया वह शुंग वंश था। शुंगों की राजधानी प्रारंभ में पाटलिपुत्र थी तथा बाद में विदिशा हो गई। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग शासक पुष्यमित्र के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ किए तथा सांची स्तूप विदिशा में पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया। शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र के समय पहला यवन आक्रमण हुआ, जिसे उनके पुत्र वसुमित्र ने विफल कर दिया था। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ यह बताता है कि वह यमन राजदूत था जो शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में आया और उसने भगवत धर्म में सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का शासक बहुत लंबा नहीं चला। आंध्र प्रदेश या सातवाहन वंश। ईसा पूर्व प्रथम सदी में ऊपरी दक्कन में सातवाहनों का उदय हुआ। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की तथा इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान पैठम में थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। सतकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। सातवाहन शासक हाल का एक बड़ा कवि तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। इसने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को गौतमी पुत्र सतकर्णी 106 ईसा पूर्व से 106 से लेकर 103 ईस्वी ने पुनर्जीवित किया। इसकी विजयों का उल्लेख उनकी मां गौतमी वल्लभ श्री की नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होता है। इसका प्रसिद्ध शक शासक नापर्ण था जो क्षहरात वंश का था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने क्षहरात वंश के नाश का दावा किया है। इसके बाद इसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक शासक बने रहा। इसके दक्षिणार्थ पथेश्वर की उपाधि धारण की तथा पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है। शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130 ईस्वी से 150 ईस्वी में सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, किंतु वैवाहिक संबंध के कारण इनका नाश नहीं किया। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा सातवाहनों ने शुरू की। हालांकि उन्होंने बौद्ध भिक्षुकों को भी भूमि दान दिया था। भड़ौज सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन प्रशासनीय व्यवस्था के अंतर्गत गोलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम सौंपा जाता था, जो एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। कार्ले चैत, अमरावती कला का विकास आदि सातवाहन काल का प्रमुख उपलब्धियां है। चेदी राजवंश प्रथम सदी ईसा पूर्व में कलिंग क्षेत्र उड़ीसा में चेदी राजवंश का उदय हुआ। संभवतः चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघाव
वाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है। हाथी गुफा लेख से उनके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। विदेशी शासन। हिंद यूनानी इंडो-ग्रीक। मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर पहला आक्रमण हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी द्वारा किया गया। भारतीय सीमा में सर्वप्रथम डेमेट्रियस प्रथम ने प्रवेश किया और पंजाब के कुछ क्षेत्र को जीता। मिंडार 165 से 145 ईसा पूर्व सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक हुआ। उसकी राजधानी पंजाब में साकल यानी आधुनिक सियालकोट में थी। मिंडार को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया। मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद तथा बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच संवाद संकलित मिलता है। मिंडार की कांस्य मुद्राओं का पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में हेलेनिस्ट कला का प्रसार किया। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही भारत में सोने के सिक्के चलाए। शकों ने भारत में अनेक शाखाएं स्थापित की। शक राजा स्वयं को क्षत्रप कहते थे। पश्चिमी क्षत्रपों में चष्टन वंश रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। रुद्रदामन ने अपने मंत्री सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। विशुद्ध संस्कृत में पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसी पर सम्राट अशोक और स्कंदगुप्त के अभिलेख भी खुदे हुए हैं। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके 12 खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विजय के उपलक्ष्य में उसने 58 ईसा पूर्व में ही एक नया संवत विक्रम संवत प्रारंभ किया। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित कर शकों का राज गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पहलवों यानी पार्थियाई का आगमन हुआ। कुषाण। पल्लवों के बाद कुषाण आए थे जो यूची कबीले से संबंधित थे। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कण्फिसिस ने की थी। इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। कुषाण शासक भीम कण्फिसिस ने सोने के सिक्के जारी किए। यह स्वयं मतानुयायी था तथा इसके महेश्वर की उपाधि धारण की थी। कनिष्क इस वंश का महानतम शासक था। इसने 78 ईसा पूर्व में अपना राज्योहरण किया तथा इसके उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहाया। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। बाद में दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया गया। इसके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। कनिष्क के शासन काल में ही कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र तथा अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद तथा सारिपुत्र कर्ण की रचना की थी। कनिष्क के उत्तराधिकारी वासुदेव की मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियां मिलती है। इसे पता चलता है कि वह शैव धर्म का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने राजाओं की प्रतिमा पूजा प्रचलन प्रारंभ किया। वासुदेव द्वितीय ने कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वसुदेव। गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त संभवतः वैश्य थे तथा
कुषाणों के सामंत रहे थे। समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति अभिलेख में गुप्तों के आरंभिक पूर्वजों के रूप में श्रीगुप्त और घटोत्कच का विवरण मिलता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 334 ईस्वी तक के सिंहासन नारोहण के साथ ही प्रकाश में आता है। इसी समय 319 से 320 ईस्वी में उसने गुप्त संवत की शुरुआत की। उसने महाराज यदिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उनका नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त 335 से लेकर 380 ईस्वी तक शासक बना रहा। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पता चलता है। समुद्रगुप्त ने सर्व राजाओं क्षेत्र की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विषादत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सिंहासन पर बैठा। यह शकों से पराजित हो गया था तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया। उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रामगुप्त को मारकर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी से 442 ईस्वी में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य तथा परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया। उसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें कालिदास, बारामिहिर, धन्वंतरी इत्यादि प्रमुख थे। चीनी यात्री फायान इसी के समय 399 ईस्वी में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 से 54 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा। गुप्त वंश के 2 शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया। पहला शासक समुद्रगुप्त, दूसरा कुमारगुप्त प्रथम था। कुमारगुप्त प्रथम ने कुमारगुप्त ने प्रथम नालंदा महाविहार की स्थापना की। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जिसने कुमारादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण आरंभ हो गया। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख में हुनों की पराजय का जिक्र है, किंतु उसी के भीतरी अभिलेख में हुनों के साथ केवल युद्ध का वर्णन है, परिणाम का नहीं। जूनागढ़ अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त एवं उनके पुत्र चक्रपाली ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्तों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्तकालीन प्रशासन केंद्रीय स्तर पर दंडनायक या न्यायाधीश, महाबलाधिकृत सेनानायक था, संधि विग्रही, विदेश मंत्री जैसे अधिकारी थे। इस काल में अधिकारियों के पद वंशानुगत होने लगे थे तथा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पद दिए जाने लगे। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था, जिसे देश अथवा भोक्ति कहा जाता था। भोक्ति पर उपरिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। प्रांतों को अनेक जिलों विषय में बांटा गया था, जिसका प्रधान विषयपति कहलाता था। नगर और ग्राम में रहने वाले विभिन्न जातियों और व्यवसायों के संघ को पुंग कहते थे। जिला प्रशासन के नीचे वीथी प्रशासन होता था, जिसका प्रधान आयुक्त कहलाता था। ग्राम को सबसे निचली प्रशासनिक इकाई माना गया था। इसका प्रधान ग्रामिक या महत्तर कहलाता था। गुप्तकालीन समाज
काश्यप का विवरण सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। इस काल में वैश्यों की सामाजिक दशा में गिरावट किंतु शूद्रों की स्थिति में सुधार दिखाई देता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। स्त्री धन, विवाह आदि के समय वधू के माता पिता के साथ तथा सास ससुर के प्राप्त सभी उपहारों को कहते थे। कालिदास के मेघदूत में देवदासी प्रथा तथा कालिदास के ही अभियान शकुंतलम में औठुंगन और गुट्ठन शब्द का प्रयोग प्रथा के लिए हुआ था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी में के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था जीवन में एक और जहाँ मुद्रा अर्थव्यवस्था और वाणिज्य व्यापार में ह्रास देखा गया, वहीं कृषि अर्थव्यवस्था में प्रसार देखा गया है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्त बंगाल पतन से संचालित होता था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया। इस काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी गई उसे अग्रहार कहा जाता था। जूनागढ़ अभिलेख में बेगार प्रथा का संकेत है। कामसूत्र में भी इसकी पुष्टि होती है। इसे समकालीन अभिलेखों में विशिष्ट कहा गया है। श्रेणी के प्रधान को इस काल में ज्येष्ठक कहा जाता था। इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। गुप्तकालीन धर्म। मंदिर बनाने की कला का जन्म संभवतः गुप्त काल में हुआ। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजकीय चिन्ह था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता के अतिरिक्त बाघ की गुफाएं जीलाधार मध्य प्रदेश में है। गुप्तकालीन कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहली बार देवताओं की मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित कर उनकी उपासना गुप्त काल से ही की गई या आरंभ की गई। इसी काल में विष्णु के साथ ब्रह्मा और महेश के रूप में त्रिदेव की परिकल्पना विकसित हुई है। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मंत्र मंत्रांतर और दृष्टिकोण प्रचलित थे। गुप्त काल में चलकर ये षड्य दर्शन के रूप में स्थापित हो गए। ये सांख्य दर्शन, योग, न्याय, वैशिक, मीमांसा एवं वेदांत है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुराजकीय व्यवस्था कायम हुई। कनौज में मौखरी वंश, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश, वल्लभी में मैत्रक वंश, मगध और मालवा के गुप्तों की गौड़ शाखा और गौड़ बंगाल में शशांक राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था तथा प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था, जिसकी हत्या मालव राज देवगुप्त ने कर दी थी। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन था। जब इसका बदला लेने गया तो देवगुप्त ने गौड़ शासक शांक से साथ मिलकर धोखे से उसकी हत्या कर दी। 606 ईस्वी में हर्ष को थानेश्वर की गद्दी पर बैठाया गया। हर्षवर्धन को शीलादित्य भी कहा जाता था। उसके परम भट्टाकर नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष के विषय में सूचना उसके
बांसखेड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। साथ ही उसके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र और उसके शासन काल में आए चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग द्वारा रचित सेयुकी से प्राप्त होती है। पुलकेश सिंह द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को पराजित किया था। हर्षवर्धन आराम में शैव मतानुयायी था, आगे चलकर वह बौद्ध मतानुयायी बन गया और महायान पंथ का महान संरक्षक साबित हुआ। वेनसंग के विवरण से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में एक धर्म संवाद का आयोजन करता था और वहीं सारा धन दान कर देता था। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। हर्ष स्वयं भी महान लेखक था। उसने नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे हैं। हर्ष के पश्चात कनौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षक का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी की 3 बड़ी शक्तियाँ गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्र के मध्य कनौज पर आधिपत्य के लिए त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें अंततः परिहारों को सफलता मिली। पश्चिम एवं दक्षिण भारत संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। शांडे राजाओं के संरक्षण में 3 संगम गोष्ठियाँ आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य संगम साहित्य कहलाया। इसका विवरण निम्नलिखित है। संगम स्थान अध्यक्षता संबंधित तथ्य। प्रथम, मदुरई अगस्त ऋषि के द्वारा, इनकी कोई रचना अब तक उपलब्ध नहीं है। द्वितीय, कपाटपुरम और लईवाई अगस्त ऋषि के द्वारा, इसका एकमात्र प्राप्त ग्रंथ लोकाप्रियम है। तृतीय, मदुरई नक्कीर, यद्यपि इसके भी अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए, फिर भी जो तमिल साहित्य बचा है वह इसी संगम से है। पुस्तक और लेखक। तोलकापियम तमिल व्याकरण की पुस्तक है। लेखक है तोलकापियम। शिल्पादिकारम महाकाव्य है। यह एंग्लो आदिगल के द्वारा लिखा गया। मणिमेखले महाकाव्य है। यह शीतले संतार के द्वारा लिखा गया। जीव चित्रामणि महाकाव्य तिरुवंतकदेश्वर के द्वारा लिखा गया। तिरुकुरल महाकाव्य तिरुवल्लपुरम के द्वारा लिखा गया। तिरुकुरल को तमिल बाइबिल भी कहा जाता है। संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। चोल राजा का प्रमुख शासक करिकाल था। इसने चेर और पांड्य राजाओं को युद्ध में हराया था। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय में हुआ। कावेरी नदी पर बांध का निर्माण कर इसने सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई। चोल की राजधानी परम में उरैयूर तथा कालांतर में कावेरी पत्तनम बनी। संगम युग का दूसरा राज्य चेर का था, जो केरल प्रांत में स्थित है। इस वंश का प्रमुख शासक सेनगुट्टन वन था। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया और पत्नी देवी की पूजा प्रारंभ करवाई। चेरों की राजधानी कुरुयूर अथवा बाजीपुर थी। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्य का था। इसकी राजधानी मदुरा थी। नेडुजेलियम इस वंश का प्रमुख शासक था। वाटाकट वंश। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ बराबर में सातवाहनों के स्थान पर वाकटकों का उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति को माना जाता है। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजवंश में करवाया और इन्हीं की सहायता से युद्ध में शकों के विरुद्ध सफलता अर्जित की। कदम वंश।
कदम्बों ने चौथी सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोकण में अपना राज्य कायम किया था। कदम्ब राज्य की स्थापना म्यूर शर्मन ने की थी। उसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को कई गांव दान में दिए। कदम्बों ने अपनी राजधानी बैजंती या बनवासी में बनवाई। वतापी या बदामी के चालुक्य। चालुक्यों ने 6ठी सदी में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया। चालुक्यों की राजधानी वतापी, आधुनिक बदामी, वर्तमान में कर्नाटक के बीजापुर जिले में है। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। वह कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय 609 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी की उपलब्धियों की जानकारी उसके ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करने के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण पर्थेश्वर की उपाधि धारण की थी। चालुक्यों का दक्षिण पल्लवों के साथ युद्ध हुआ था। चालुक्यों द्वारा पराया महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। बेंगी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी का दोआब पल्लवों से छीन लिया। यह दोआब बेंगी कहलाया। बेंगी में चालुक्य वंश की एक ही शाखा स्थापित की गई, जो बेंगी का पूर्व चालुक्य राजवंश कहलाने लगा। बेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। पल्लव वंश। पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। पल्लवों ने अपने आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक और फिर संस्कृत में जारी किए। पल्लवकालीन कुछ प्रमुख शासक। सिंह विष्णु। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची एवं प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसी के दरबार में किरीतार्जुनियम के लेखक भारवी रहते थे। महेंद्र प्रथम 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक। इसी के समय पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसके समय मतविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की गई। नरसिंह वर्मन प्रथम 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण इसी ने करवाया था। 7 रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा तथा धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। इस 7 रथ मंदिरों को सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल की उपाधि धारण की थी। इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर मार डाला और वतापी कोड़ की उपाधि धारण की। इसी के काल में ह्वेन सांग ने कांची की यात्रा की एवं उसकी सुंदरता और भव्यता की काफ़ी प्रशंसा की। नरसिंह वर्मन द्वितीय 680 ईस्वी से लेकर 720 ईस्वी तक। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया। इसे राज सिंह भी कहा जाता था। संस्कृत के प्रख्यात विद्वान पंडित इसी की राज्यसभा में रहते थे। नंदी वर्मन द्वितीय। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेरामल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। आगे चलकर पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर चोलों का उदय हुआ। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।